एक सेकंड चेक करते हैं। Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, निशा शर्मा. So guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास. आप इस वीडियो को यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो कह सकते हो. आप इसको सीईटी की वीडियो, सीटेट की वीडियो कह सकते हो. आप इसे सुपर टेट के लिए वीडियो कह सकते हो. एक सेकंड भाई, कमेंट बड़े कर देती हूँ, दिख जाएंगे आप लोगों के. सो आप इसे सुपर टेट की वीडियो कह सकते हो, डीट प्लस बी केवीएस, या एक सिंपल, यदि आप टीचर हैं तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. कहने का मतलब है आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल. सो लेट गेट स्टार्टेड. जो बच्चा पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है तो मैं बता दूं, मेरा चैनल डेडिकेटेड है टीचिंग्स एग्जाम को. सो करते हैं भाई स्टार्ट. तो स्पेशल जो मैं वीडियो बनाने का टारगेट है, यूजीसी नेट पेपर 1 में भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है तो उसके लिए भी ये वीडियो है. तो आज के इसके अंदर हम करेंगे एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. अब मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ 2020. अब बहुत सारे बच्चे तो ये कहेंगे मैम 2020 क्या सोच के लिख दिया, अब तो 2022 चल रहा है. मुझे भी पता है भाई 2022 चल रहा है, बट 2020 लिखने के पीछे एक रीजन है. क्यों रीजन है? क्योंकि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ये 2020 में आई थी. एक मिनट ये बता दो, वीडियो ऑडियो क्लियर है ना क्लास स्टार्ट करने से पहले? ओके है भाई, देखिएगा ध्यान से. हम बात कर रहे हैं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. आपको पता है 2020 में एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से खबर आ रही थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है, लेकिन आ गया कोरोना और कुछ नहीं हुआ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का. अब फिर दोबारा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी चर्चाओं में है कि इम्प्लीकेशन होने वाली है, और हरियाणा कहता है भाई सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू करेंगे और हम 2025 से पहले पहले शिक्षा के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी प्रस्ताव हैं, वो सभी हम लागू कर देंगे. ठीक है. और पूरे देश में कह रहे हैं जिनको भी अपनाना है 2030 तक, मतलब 2030 तक का टारगेट रखा है कि पूरे के पूरे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीकेशन हो जाएगी. अब वो तो देखते हैं कब कितनी इंप्लीकेशन होती है. अब बात कर लेते हैं इसमें है ऐसा क्या, मतलब क्या क्या एजुकेशन के अंदर चेंजेस होने की बात चल रही है, क्या ढांचा बनाया जाएगा, क्या प्लेटफॉर्म है. यदि हम बात करें स्कूली एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं, और हर एग्जाम में क्वेश्चन है भाई यहां से कंफर्म, आप नेट दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन जरूर है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल एजुकेशन की. तो आप सबको पता है भाई स्कूल एजुकेशन हम पढ़ते हैं 1 से 12. ठीक है, सबने पढ़ा है, सबको पता है कि जो स्कूल के एजुकेशन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 1 से 12. अब भी हम 1 से 12 ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं. कैसे, ध्यान से देखिएगा. 1 to 12 में कितने लगे भाई? 12 साल. ठीक है, 1 to 12 में कितने लगे भाई? 12 साल हमें पढ़ने में. लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एक, आपने एक क्वेश्चन है हर जगह देखने को मिलता होगा, हर जगह है ना, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम ये है क्या, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये सीन क्या है. ध्यान से देखिएगा, 5 + 3 + 3 + 4. वेरी इंपॉर्टेंट, गांठ बांध लो इसको. सबसे पहला यही डाउट क्लियर करते हैं भाई ये है क्या सीन, 5 + 3 + 3 + 4 का मतलब क्या है. ध्यान से समझिएगा. यदि हम ये साल गिने तो कितने हो गए भाई? 5 और 3 8, 9 10 11 15. ओ भाई ये तो 15 साल हो गए. अब आप कहोगे मैडम ये क्या हो रहा है, यहाँ तो हम +2 12 साल की एजुकेशन में कर रहे हैं और यहाँ हम कर रहे हैं भाई 15 साल की एजुकेशन में. तो डिफरेंस मैं बताती हूँ क्या है. यहाँ पर जब हम स्कूल जाते थे, आपको पता है हम लोग जब स्कूल गए हैं तो हमारे पेरेंट्स ने जब हमारा एडमिशन करवाया है तो हमारी उम्र 6 साल मानी गई है ना.
कि भाई 6 साल का आपका बच्चा हो गया तो इसको पहली क्लास में एडमिशन करवा दो, ऐसा होता है ना। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा, कि 6 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल जाएगा 3 साल का बच्चा। ध्यान से सुनिएगा, ये फार्मूला इसने कैसे लागू किया है, 5+3+3+4। और आज की वीडियो को जरूर शेयर करना, सबसे कभी नहीं कहती मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की, बट आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सबको नॉलेज होनी चाहिए। तो एटलीस्ट इस वीडियो को तो एक दिन के लिए अपने स्टेटस पे लगा ही लेना भाई, है। सीटेट में ये क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, 5 का मतलब क्या है, इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है, 3 साल का बच्चा क्या जाएगा भाई, स्कूल जाएगा। अब जब 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा तो आपको पता है 3 साल का बच्चा यार कोई स्कूल जाना पसंद करता है, बिल्कुल नहीं करता। कि वो क्या करता है, सारे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ खेलना कूदना एंजॉय करना पसंद करता है, उसको बिल्कुल स्कूल जाना पसंद नहीं होता 3 साल के बच्चे को। तभी तो पहली एजुकेशन में 6 साल का बच्चा स्कूल जाता था। लेकिन यहां पर क्या है, ये कहते हैं भाई 3 साल का ही बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन हम उसको स्कूल में पढ़ाने वाले नहीं है, हम तो उसको स्कूल में मजे करवाएंगे, मतलब हम तो उसको स्कूल में खिलाएंगे, मजे करवाएंगे। तो कहने का मतलब अब बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं किस लिए भाई, खिलाने के लिए, ठीक है, उसको स्कूल भेजने के लिए नहीं जा रहे, उसको खिलाने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ जो आपका बच्चा 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल में खेलने कूदने और एंजॉय करने जा रहा है, वो बिल्कुल भी पढ़ने लिखने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो वो अपनी जिंदगी के 3 साल प्लेवे में स्पेंड करेगा, ठीक है। प्लेवे मतलब खेल खेल में पढ़ेगा, उसके ऊपर किसी टीचर का डंडा नहीं होगा, जो टीचर होंगे वो बिल्कुल मदरली फिगर होंगे, जैसे कि प्लेवे स्कूल में होता है। आपको पता है जो पहले प्लेवे एजुकेशन है ये बड़े बड़े स्कूल्स के लिए थी, बट अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर स्कूल को अधिकार होना चाहिए, सरकारी स्कूल के लिए है बेसिकली ये चीजें, कि सरकारी स्कूल के बच्चे को भी ये अधिकार होना चाहिए। और कहने का मतलब जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो भी 3 साल मतलब में स्कूल चला जाएगा, ना कि 6 साल की वेट करेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम आजकल तो जा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी केवीएस में 5, 5.5, 6 साल का बच्चा जा रहा है, तो ये सबके ऊपर लागू होगा। अब यहाँ पर इसको सिर्फ खिलाया जा रहा है, एंजॉयमेंट करवाया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं करवाया जा रहा है इस बच्चे को, ध्यान रखना। अब बचे 2 साल, इसमें से इन 2 साल में वो बच्चा पढ़ेगा पहली और दूसरी क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, ठीक है। इन 2 साल में वो बच्चा क्या पढ़ेगा भाई, फर्स्ट और सेकंड क्लास, पहली और दूसरी क्लास इन 2 साल का बच्चा पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा पहली और दूसरी क्लास, ध्यान से देखिएगा। इन क्लासेस में भी वो कोई एग्जाम नहीं देगा, किसी भी तरीके से कुछ भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। ध्यान रखना, ये जो स्टेज है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जो आज से पहले वो एंजॉय करता रहा है अपनी जिंदगी को, अब भी भैया वो इसी तरीके से एंजॉय करने वाला है। बस फर्क क्या है, स्कूल में चला जाएगा वो टाइम से। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम मेरा तो 2.5 साल का बेटा जाता है, अरे मेरी भी 2.25 साल की बेटी गई थी, बट वो सरकारी स्कूल में नहीं गई थी, प्लेवे में गई थी। तो ये एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है चेंज इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है ना, हाँ क्लियर। अब ये जो स्टेज बोली गई है, ये जो 5 साल वाली स्टेज बोली गई है, इसको नाम दे दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाउंडेशन स्टेज जो ये पहली स्टेज है, इस स्टेज को नाम दे दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बन सकता है कि जो फाउंडेशन स्टेज है वो कितने साल रहती है, 5 साल रहती है, जिसमें पहले 3 साल बच्चे को सिर्फ प्लेवे के तरीके से एंजॉय करवाया जाएगा, और उसके बाद उसको पहली और दूसरी क्लास क्या है भाई पढ़ाई जाएगी, दैट्स इट। कहने का मतलब इसने उस 5 साल अपनी जिंदगी के मजे मारे और कुछ भी नहीं किया, बस एंजॉय किया है। देयर इज नथिंग लाइक एग्जामिनेशन स्कीम, कोई भी एग्जाम बच्चे से नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री मूड से पढ़ेगा, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक पहला 5 आप समझ गए होंगे क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब समझते हैं भाई ये 3 क्या है, ये 3 क्या है। अब ध्यान से चल नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 3 क्या है, अब ये जो 3 है ये आपकी जो नेक्स्ट कक्षाएं हैं 3rd, 4th और 5th, ठीक है। जो 3 इयर्स हैं, जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं, ये आपकी नेक्स्ट कक्षाएं हैं 3rd, 4th और 5th जो क्लास है, ये वो वाली क्लास है। इसी स्टेज को कहा गया है प्री-पैट्री स्टेज, ठीक है। इस स्टेज को
क्या कहा गया है? इस स्टेज को कहा गया है प्री पैट्री स्टेज। वीडियो पूरी देखें। आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, आपके सभी डाउट वीडियो के एंड में आप बताना कैसी लगी, कोई भी डाउट आपको बचने वाला नहीं है, ठीक है? देखते रहें। क्वेश्चंस जो आए हैं वो भी बताऊंगी, नेट में कैसे आ सकते हैं, सीटी में कैसे आए थे, सब बताऊंगी। तो इस स्टेज को कहा गया है प्री पैट्री स्टेज। यहां पर बच्चा आपका पहली बार एग्जाम देगा, तो मतलब थर्ड क्लास में आके बच्चा एग्जाम देगा। थर्ड क्लास से पहले बच्चा किसी भी किस्म का कोई भी एग्जाम नहीं देगा, ठीक है? तो यहां पर बच्चा पहली बार एग्जाम फेस करेगा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, सीटेट में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, नेट के अंदर भी इसके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? और स्पेशल डेडिकेट कर रही हूँ वीडियो नेट यूजीसी नेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स को। देखिए, यदि हम बात करें फर्स्ट टाइम बच्चा एग्जाम को यहां पर फेस करता है, इस वाली स्टेज में बच्चा क्या करता है भाई? एग्जाम्स को फेस करता है, ठीक है? इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम बच्चा नहीं दे रहा था। यहां पर पहली बार बच्चा क्या देगा? एग्जाम देगा। यहां पर जो उसकी लैंग्वेज रहेगी, यहां पर जो उसकी लैंग्वेज रहेगी वो मदर टंग ही रहेगी, ठीक है? यहां पर उसकी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग ही रहेगी। मदर टंग मीन्स क्या समझते हो? आप हरियाणा से हो, आप हिंदी पढ़ा रहे हो, आप पंजाब से हो, आप पंजाबी में पढ़ा रहे हो, आप गुजरात से हो, आप गुजराती में पढ़ा रहे हो, मराठी मतलब महाराष्ट्र साइड से हो तो मराठी में पढ़ा रहे हो। कहने का मतलब जो आपकी मातृभाषा होती है कि बच्चे को यहाँ इसी में शिक्षा दी जानी चाहिए। बाय द वे इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और पढ़ाया भी जाएगा, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या लिखा है कि इन स्टेज पर मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो क्लास होती है, मतलब उसमें बच्चे को मातृभाषा के अंदर ही क्या देनी चाहिए भाई? शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उस भाषा को हर बच्चा इजीली समझ पाता है, हर बच्चा इजीली उस भाषा को सीख पाएगा, ठीक है? तो इस स्टेज में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, वो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है वो प्री पैट्री स्टेज में होता है। इसके इस एज में मतलब इस स्टेज में आप एक्टिविटी के साथ मतलब आप एक्टिविटी भी करवाएंगे, साथ में उसको लर्निंग भी करवा रहे हैं, साथ में उसको एग्जाम भी करवा रहे हैं, ठीक है? पहली वाली स्टेज में सिर्फ एक्टिविटीज थी, कोई एग्जाम पैटर्न नहीं था, ठीक है? तो दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ दिस सेकंड 3 मेन। तो 5 आपको क्लियर हुआ, 3 आपको क्लियर हुआ, बताते जाएं भाई, क्लियर हो रहा है ना? 5 आपको क्लियर हुआ। थोड़ी सी अपनी शक्लों के एक्सप्रेशन बना दिया करो वीडियो के बीच में, मुझे पता चले। इमोजीज ये इतनी दे रखी है आपके मोबाइल में, जिससे मुझे पता चलता रहे कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है क्लास में, ठीक है? हाँ, तो क्लियर है। इस स्टेज में कोई ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आता, आगे हैं अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट स्टेजेस। अब हम बात कर लेते हैं भाई, ये नेक्स्ट 3 ईयर क्या है, ठीक है? अगले 3 साल बच्चे को हमने कहाँ पहुंचा दिया? ध्यान से देखो, हमने बच्चे को 5वीं पास करवा दी है भाई। अब 5वीं पास करवा दी है तो बच्चा कौन सी क्लास में आएगा? 6th क्लास में, है ना? तो अगली 3 साल का मतलब है 6th, 7th और 8th क्लास, ठीक है? अगले 3 साल का मतलब है 6th, 7th और 8th क्लास। ये है अगले 3 ईयर का मतलब, या अगले 3 ईयर का महत्व। अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या खास रहेगा। 6th, 7th, 8th, ठीक है? 5 + 3 + 3 + 4। एनवीएस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था, ऑप्शंस डाले हुए थे 5 + 4 + 3, 5 + 3 + 4, मतलब ऐसे करके ऑप्शंस डाले हुए थे। एनवीएस के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 5 + 3 + 3 + 4 का फॉर्मेट है, ठीक है? तो 6th, 7th, 8th क्लास में क्या एजुकेशन में खास पॉइंट है, मतलब क्या आपको है जो ध्यान रखना है एजुकेशन के अंदर, वो देख लेते हैं। यहां पर जो सबसे मेन चीज क्या की गई है, सबसे खास यहां पर आपको एक तो इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है। देखो वहां मदर टंग थी, डिफरेंस को समझना। वहां क्या थी बच्चे? आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा थी, ठीक है? वहां मातृभाषा थी और यहां पर क्या है? आपकी मदर टंग, आप मतलब इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, साथ में इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जा सकती है बच्चों को, ठीक है? अब इस एज में को क्या कहा गया है? इस एज को कहा गया है मिडिल स्टेज। ये आपको स्टेजेस के नाम भी याद रखने हैं भाई। जैसे पहली वाली को क्या कहा गया है? फाउंडेशन स्टेज, दूसरी वाली को प्री पैट्री स्टेज, और तीसरी वाली को क्या कहा गया है? तीसरी वाली को कहा गया है मिडल स्टेज। तीसरी वाली स्टेज को क्या कहा गया है? मिडल स्टेज। तो आपको ध्यान रखना है इस स्टेज का नाम।
अब यहां पर जो खास चेंज है एजुकेशन में वो क्या है, वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। अब मैडम ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है? अब भाई ये वोकेशनल एजुकेशन होती है, गुड इवनिंग संजय सर। अब देखिए ये वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, वोकेशनल एजुकेशन होती है व्यवसायिक शिक्षा, जिसको आप बोलते हो व्यवसायिक शिक्षा। अब क्या है ये व्यवसायिक शिक्षा मैम? व्यवसायिक शिक्षा में क्या होता है कि आपको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसके बाद आप चाहे तो एक जॉब कर सकते हो, कहने का मतलब एक व्यवसाय आप अपना सकते हो। आपको एक ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसके बाद आप कोई व्यवसाय अपना सको। सपोज ये क्या कह रहे हैं भाई, 6th 7th 8th में लड़कियां हैं तो आपने देखा होगा 8th क्लास में हमें गृह विज्ञान पढ़ाई जाती थी, और पहली बार मैंने जिंदगी में 10वीं क्लास में सब्जी बनाई थी आलू की, जो कि होम साइंस की बुक से रेसिपी पढ़ के बनाई थी। मेरे चाचा जी घर आए थे, मम्मी स्कूल गई हुई थी, तो देख लो ये सब्जेक्ट हमें कितने काम आते हैं, ठीक है ना। तो वो हाय प्रिया मैम, और ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट हमें कितने सारे काम आते हैं। तो होम साइंस है, जैसे लड़कों को कुछ भी आप सिखा दो यार, आपने सुना होगा आईटीआई करवाते देते थे, है ना। आप आईटीआई करवा दो लड़कों को, लाइक आप कुछ भी सिलाई कढ़ाई बुनाई एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी XYZ। तो इस टाइप की आप कोई भी एजुकेशन देते हैं तो ये कहलाती है वोकेशनल एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका DT+B के एग्जाम में आया था कि वोकेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस स्टेज पर दी जाती है। लास्ट में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो ध्यान रखना किस स्टेज पर दी जाती है भाई, ये मिडिल स्टेज पर, ठीक है। किस स्टेज पर दी जाती है? मिडिल स्टेज पर दी जाती है क्या? आपकी वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहां से याद रखना है। साथ में आपको क्या याद रखना है, इंडियन लैंग्वेज यहां पर है, साथ में बच्चों को कुछ जैसे मैथ साइंस ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बच्चों को यहाँ पर क्या है पढ़ा दिए जाएंगे, और टेक्निकल एजुकेशन भी यहाँ पर दी जाएगी, लाइक कंप्यूटर्स कंपलसरी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मैडम मुझे जी नहीं कर रहा मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो टेक्निकल है, वोकेशनल है, कंप्यूटर है, मीन्स बच्चों को कुछ सिखाने पर जोर दिया जाएगा। आपको ध्यान आ रहा हो? अब आपको एक ध्यान आ रहा हो कि हमारी एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की बात पहले भी किसी ने की थी। फटाफट कमेंट करके बताओ व्यावसायिक शिक्षा की बात सबसे पहले किसने की थी, और मैं पढ़ा चुकी हूं साइकोलॉजी वाले बच्चों को कोर्स के अंदर। फटाफट बताओ यदि कोई कोर्स का बच्चा है या तुम्हें पता होना चाहिए सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन पर जोर देने वाले फिलोसफर कौन थे। कमेंट करो फास्ट, देखती हूं आगे दौड़ पीछे छोड़ के फिलोसफी पे चलते हो या कुछ पढ़ते भी हो। फटाफट बताओ भाई। वोकेशनल एजुकेशन की सबसे पहले जो बात की थी वो किसने की थी? देख इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा, हिंट दे दूं? 1937 1937। फटाफट से कमेंट करो, आगे चलते हैं फिर। 1937 में, यस बिल्कुल, 2262 मनीष राइट आंसर है भाई। गांधी जी सबसे पहले, आपको पता है वर्धा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा की बात सबसे पहले महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दो जो भाई बाद में उनके काम आए, ठीक है। 1937 में जो वर्धा शिक्षा थी ये उसी का एक स्टैंडर्ड रूप आप कह सकते हो जो आगे लागू होने वाला है, ठीक है। तो मिडिल स्टेज में इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा मिडिल स्टेज के लिए पॉइंट आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 हमें क्लियर हो गया, 3 हमें क्लियर हो गया, और ये 3 भी हमें क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं इस 4 पे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं भाई लास्ट वाले 4 पे। अब बच्चे आ रहे हैं अपनी किशोर अवस्था के अंदर हैं। अब लास्ट वाले 4 की यदि मैं बात करूं तो लास्ट वाले 4 में क्लास कहां तक पढ़ ली हमने? 8th क्लास तक। तो यहां पर आ गया 9th 10th 11th और 12th, और ये होगी हमारी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट 15 साल में, जो कि पहले होती थी कितने साल में? 12 साल। बट वो 3 साल स्टार्टिंग वाले जो आप आंगनवाड़ी में भेजते हो, प्लेवी में भेजते हो, यूकेजी में भेजते हो, अब वो सब भी होंगे इसमें, ठीक है। अब यहां इंटरेस्टिंग है भाई, यहां बहुत मजेदार है, यहां शिक्षा में काफी अच्छे चेंज हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है। फॉरेन लैंग्वेज इन द सेंस आपको चाइनीज पढ़ लो। वैसे कहते हैं ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जब इसकी सिफारिशें आई थी तो 2020 में आई थी,
और आपको पता 2020 इज द वर्स्ट ईयर फॉर आवर नेशन, है ना, कोरोना वायरस आया था। तो ये कहते हैं चाइना के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं थे और ये बोला गया कि चाइनीज नहीं पढ़ाएंगे हम, है ना, ऐसा बोला गया था। लेकिन अब हमें नहीं पता आगे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, बट आपको इतना सा माइंड में रखना है कि यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस हो गया था। लाइक आप फ्रेंच पढ़ाएं, स्पेनिश पढ़ाएं, चाइनीज पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, चाइनीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि तब बोला था कि हम चाइनीज नहीं पढ़ाएंगे। कोरोना आया है चाइना वालों से, चू चा चा करके कोरोना ने जिंदगी कितनी हराम करी है, सबको याद होगा, है ना, ठीक है। हाँ, तो फॉरेन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है इस स्टेज को क्या कहा गया भाई, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इस स्टेज को, क्या बात आज मेरे मुंह से ठीक है, कुछ ज्यादा ही निकल रहा है, ठीक है। देखिए इस स्टेज को कहा गया है सेकेंडरी स्टेज। तो सबसे पहले पॉइंट यही याद रखना है, पहली वाली स्टेज फाउंडेशन स्टेज, दूसरी वाली प्रीपेट्री स्टेज, तीसरी वाली मिडल स्टेज और चौथी वाली स्टेज, इसको क्या कहा गया है भाई, सेकेंडरी स्टेज। क्या कहा गया है, सेकेंडरी स्टेज जो है इसको कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, सेकेंडरी स्टेज। यहां बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए कितना मजेदार चेंज है, मतलब बच्चों के मजा आ जाएगा यदि एजुकेशन पॉलिसी बहुत जल्द लागू होगी तो। अब इस पॉलिसी में क्या है, आपने ध्यान दिया हो, आप जब 11th 10th तक आप सारे कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते थे, है ना, 10वीं तक आपको बहुत सारी किताबें कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। बट जब आप 11th क्लास में टर्न होते थे तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, अरे मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ, मैं तो साइंस लूंगा, अरे मैं तो मेडिकल लूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। आपको ध्यान है ना कितना एक्साइटमेंट होता था जब हम 10th पास करके आते थे। और आर्ट लेने वालों को तो रद्दी समझा जाता था कि इसने आर्ट पढ़ी है, ये तो रद्दी होगा। लेकिन आर्ट पढ़ने वाले बहुत होशियार होते हैं भाई, ठीक है ना, आईएएस बनते हैं आर्ट पढ़ने वाला, ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई रद्दी नहीं होता। बट पहले बोल देते थे, जब हमने मैथ ज्योग्राफी लिया तो कहते तो रद्दी होगा, आर्ट ले लिया। और साइंस वाले यूं बोलते थे यार साइंस वाले बड़े इंटेलिजेंट है, और बीच में फंस गए कॉमर्स वाले जो ना रद्दी होते और ना इंटेलिजेंट, वो उठा के कॉमर्स ले लेते। कुछ ऐसा सिनेरियो था उस टाइम पे। ये सब मजाक की बात है भाई, इंटरेस्ट की बात होती है, ठीक है। अब देखिए आपने स्ट्रीम को चुना होगा 11th और 12th में जाके, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है भाई कि 11th 12th में नहीं, हम तुम्हें अधिकार 9वीं क्लास में दे रहे हो। सोच के देखो क्या मजा आएगा आगे वाले बच्चों को। अब आप 9वीं क्लास में जाओगे, अब ये जो स्ट्रीम था ना इस पे क्रॉस लग गया, मतलब ये जो स्ट्रीम लेने का ट्रेंड है, आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, कोई नहीं कहेगा ये आर्ट का स्टूडेंट है, कोई नहीं कहेगा आगे 2025 के बाद ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, ये साइंस का स्टूडेंट है। नहीं भाई, सब इक्वल हो गए हैं, कोई कॉमर्स आर्ट साइंस का स्टूडेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के सब्जेक्ट ले सकते हो। बहुत मस्त पॉइंट है ये, मतलब मर्जी के सब्जेक्ट का मतलब क्या समझ रहे हो। मान लो मेरा जी कर रहा है यार, मेरा ना हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, अब मैंने हिस्ट्री ले ली, मेरे तो इत्तेफाकन ही सारे सब्जेक्ट बन जा रहे हैं, देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब थोड़े दिन के बाद मैं कह रही हूँ यार मुझे ना हिस्ट्री में मजा आ रहा है, लेकिन मेरा तो इंग्लिश पढ़ने का भी जी कर रहा है, भाई मैंने तो इंग्लिश भी ले ली। अब थोड़े दिन में मैं कह रही हूँ यार देखे तो सही अकाउंट होती कैसे है, कॉमर्स में क्या होता है देखो तो सही, तो भाई आपको अधिकार है, आप कॉमर्स भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़े दिन में मैं कह रही हूँ यार साइंस भी पढ़ना चाहिए, इतने नालायक थोड़ी ना, हम तो साइंस भी पढ़ेंगे, तो आ जाओ भाई तुम साइंस भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का अभिप्राय आप मेरा समझ गए होंगे कि यहाँ पर बच्चे को पूरी फ्रीडम है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मीन्स यू आर फ्री टू सिलेक्ट योर सब्जेक्ट, कि भाई मेरा जी कर रहा है मैं तो साइंस भी पढ़ूंगा, मैं तो मैथ भी पढ़ूंगा, मैं तो ज्योग्राफी भी पढ़ूंगा, जो मेरे जी में आएगा मैं वो पढ़ूंगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी टाइप की कोई भी स्ट्रीम नहीं रहने वाली है, आपके जो दिल दिमाग में आएगा आप उस सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई करोगे, तो सबसे अच्छी बात है। कोई किसी को रद्दी, कोई किसी को होशियार, साइंस वालों के ज्यादा दिमाग होता है, कोई ऐसी बात आगे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई सेमेस्टर सिस्टम, और यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट आप ले सकते हो और सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। अब सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का भी भैया बड़ा फायदा है। क्यों है इसको लागू करने का फायदा? क्योंकि साल के एंड में एक बार पेपर होते थे, साल के एंड में, तो आप ये मान के चलो साल के एंड में जो एग्जाम होते हैं उनको हम बोलते हैं समेटिव एग्जाम्स। तो आप सपोज पूरा साल आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी, साल के लास्ट में कुछ ऐसा हुआ, आपको बुखार हो गया, आप बीमार हो गए और मतलब मजा नहीं आया और आपका सारा एग्जाम हो गया खराब, ठीक है। लेकिन आप बीच बीच में एग्जाम दे रहे हो तो आपका पढ़ाई में फ्लो बना रहेगा। आप कभी भी देखना साल के एंड में जब एग्जाम होते हैं तो बच्चे है ना दिसंबर जनवरी में जाके ट्यूशन क्लासेस ढूंढते हैं,
और यार मार्च में पेपर आने वाले हैं, ट्यूशन लगाऊंगा मैं तो 2 महीने के लिए, है ना। लेकिन आपको सेमेस्टर सिस्टम होगा तो पूरे साल आप पढ़ाई से टच में रहोगे। तो कहते हैं भाई सेमेस्टर सिस्टम होएगा, साल में 2 बार एग्जाम नहीं, मतलब एक बार ही नहीं होगा, फाइनल 2 टाइम होगा। बीच में आपको पता सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था एक बार, देन फिर बंद हो गया था, दोबारा से फिर स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे। तो इस स्टेज में यदि हम मेन बात करें तो क्या है, सबसे मेन बात कि आपको कोई भी सब्जेक्ट चुनने का अधिकार है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपको कंपलसरी होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, मतलब ठीक है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप यहाँ पर पढ़ोगे। साथ में आप क्या है, साथ में इसके अंदर जो मेन है, इसको सेकेंडरी जो है सिस्टम कहा जाता है, सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है इसको। और सेमेस्टर सिस्टम यहाँ पर क्या होगा भाई, लागू होगा। तो ये तो था +2 तक की पढ़ाई का सिनेरियो। आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। फटाफट बताओ, +2 तक की पढ़ाई का सिनेरियो सबको क्लियर हो गया भाई। और यहाँ पर सबसे मेन आपको क्रिटिकल थिंकिंग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे मेन आपको क्रिटिकल थिंकिंग से पढ़ाया जाएगा। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, साइकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। क्रिटिकल थिंकिंग होता है, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सीन नहीं होगा रेनू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई। खैर आपके बच्चों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका तो टाइम गया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर शुरू की जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है, बच्चों को रट्टाफाई नहीं करवाया जाएगा। मान ले मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं एक किताब को लेके आपको यूं नहीं रट्टू तोते की तरह रट लो भाई रट लो, ऐसा नहीं होगा। उस किताब के साथ आप पता क्या करोगे, आप आराम से जाओगे, फील्ड में जाओगे, उसको भ्रमण करवाओगे, बच्चों को दिखाओगे, एक्सपीरियंस करवाओगे, लेबोरेटरीज के अंदर लेके जाओगे। मीन्स बच्चा अपने दिमाग से सोचेगा। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जो जॉन डीवी कहते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर महत्व देना है, बच्चा खुद करके सीखेगा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे का सेल्फ जो है माइंड है वो डेवलप होगा। यहाँ पर कोई भी रट्टाफिकेशन का सीन नहीं है। किताबें ऐसी नहीं लगेंगी कि आपको एक पाठ दे दिया और आपको पढ़ा दिया। अब हम वेट कर रहे हैं ये इतनी अच्छी एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होएगी। सच में यदि जो सिफारिशें दी गई है ना, सारी इम्प्लीमेशन हो गया ना, तो मतलब गजब हो जाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। बट देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं, अभी सारी डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिविटी। तो कहने का मतलब बच्चों को पाठों को रटाया नहीं जाएगा, वो खुद उसको अंडरस्टैंड करेंगे, खुद उसको ग्रहण करेंगे, खुद उसको सीखेंगे, खुद उसको समझेंगे। कहने का मतलब बच्चे का अपना मेंटल लेवल यहाँ पर डेवलप होने वाला है इस एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, तो ये तो था भाई स्कूल लेवल। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। फटाफट से बताओ, स्कूल लेवल सबको क्लियर हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी ना +2 पास करके लड़की की शादी कर देनी है? आगे भी तो बढ़ेंगे, आगे चलते हैं। आगे आगे आपका कॉलेज लाइफ है, कॉलेज की लड़की, चलो भाई अब कॉलेज में पहुंचा देते हैं तुम्हें। +2 पास करके शादी नहीं करवाएंगे अब तुम्हारी। अब पहुंच जाते हैं हम कॉलेज में। तो आपने कॉलेज पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड क्या मजा आता है जब फाइनल ईयर में फेयरवेल होती है और फाइनल ईयर। ठीक है, अब तक आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, कॉलेज मतलब 3 ईयर, है ना। और ये 3 ईयर में क्या बोलते थे, BA, BCom एंड BSc, है ना, कुछ ऐसा ही बोलते थे इन 3 सालों में। तो भैया इस पे भी लग गया कांटा। क्यों लग गया कांटा? क्योंकि जब आपके पास कोई स्ट्रीम ही नहीं होगी तो हाउ कैन यू से यू आर द BA एंड यू आर B.Ed, है ना। आपके पास कोई स्ट्रीम ही नहीं है तो आपको कोई BA, BSc, BCom कैसे बोलेगा? तो क्या कहलाओगे भाई आप? सिंपल ग्रेजुएट कहलाओगे। ठीक है, आप सिंपल क्या कहलाओगे? ग्रेजुएट कहलाओगे। तो यहाँ पर कोई भी BA, B.Ed नहीं कहलाएगा कि BSc, BCom नहीं कहलाएगा। यहाँ पर सभी इंसान क्या कहलाएंगे? ग्रेजुएट कहलाएंगे। ग्रेजुएशन होगी। अब ये जो ग्रेजुएशन होगी 3 साल की बजाय ये 4 साल की होगी। अब आप कहोगे मैडम ये क्या है, ये तो शिक्षा बढ़ती जा रही है। अब ध्यान से देखना, कम कैसे होगी? बिल्कुल बढ़ने वाली नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसके अंदर, ध्यान से सीखिएगा यहाँ पे। अब ये सिंपल क्या है, ग्रेजुएट है, 4 साल है तो बना लेते हैं 4 साल। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ। अब यहां पर बहुत प्लस पॉइंट है, मतलब मैं कहूंगी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि आपने फर्स्ट ईयर किया है तो आपको दिया जाएगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, यदि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको दिया जाएगा एक
सर्टिफिकेट। यदि आपने सेकेंड ईयर कर लिया तो आपको दिया जाएगा डिप्लोमा। एक मिनट समझाती हूँ, मैं लिख देती हूँ। थर्ड ईयर है तो आपको कहलाएंगे आपको डिग्री, और 4 ईयर है तो आप कहलाएंगे रिसर्चर या रिसर्च, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या है। आप पहले जब पढ़ते थे, सपोज आपने फर्स्ट ईयर किया, ठीक है, आपके घर की कंडीशन सही नहीं है, आप एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आपने शिक्षा को छोड़ दिया, तो आपको कोई ये कहेगा कि आप फर्स्ट ईयर हैं, कोई आपसे पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप कहोगे मैम मैं तो +2 पास हूं, क्योंकि वो जो 1 साल था ना, उसका पहले की एजुकेशन प्रणाली में कोई महत्व ही नहीं था। मतलब उस 1 साल की पहले की एजुकेशन प्रणाली के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं थी, जो प्रीवियस एजुकेशन थी। लेकिन अब आपका 1 साल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको पता है जिंदगी का 1 साल बहुत मायने रखता है ना। अब ये कह रहा है भैया 1 साल है तो आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने वाला 1 साल। यदि आपने 1 साल भी पढ़ाई की है तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देके भेजेंगे। उस बिहाफ पे जो भी जॉब निकलेगी, कुछ भी है, कोई भी वैकेंसी है छोटी मोटी, अच्छी वैकेंसीज के लिए तो यही होना चाहिए, लेकिन उस बिहाफ पे भी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। आप 1 साल बाद भी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया जाएगा, और आप +2 पास नहीं कहलाएंगे, आप अपना सर्टिफिकेट पास कहलाएंगे, फर्स्ट ईयर पास कहलाएंगे। ठीक है, अब यदि आपने 2 साल तक पढ़ ली ग्रेजुएशन तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। और आपको पता भाई डिप्लोमाधारी तो बहुत नौकरियां लेते हैं ना। उसने डिप्लोमा कर रखा है, बहुत पहले जमाने में चलता था, पता नहीं ओटी डिप्लोमा, बहुत सारे डिप्लोमाज होते थे ना, प्रभाकर डिप्लोमा, पता नहीं कौन कौन से। हाँ, तो डिप्लोमाज होते थे, मतलब बहुत सारे पहले टाइम के अंदर। तो सेकंड ईयर में क्या है, आपको डिप्लोमा है, मतलब एक तरह से ये देके छोड़ दिया जाएगा, आपको तब भी फ्री नहीं किया जाएगा। अब भाई थर्ड ईयर आपने 3 साल कर ली तो सही में आपके हाथ में लग गई डिग्री, है ना भैया। अब ये डिग्री आपको मिल गई तो ध्यान रखना, आप कोई भी अच्छी जॉब का फॉर्म यदि भर रहे हो, कोई भी बढ़िया जॉब का फॉर्म भर रहे हो, कोई भी अच्छी नौकरी का फॉर्म आप भर रहे हो ना, तो माय डियर मेक योर माइंड क्लियर, आप डिप्लोमा के बाद ही आप डिग्री के बाद ही भर पाएंगे। ठीक है, आप कहोगे मैम मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं तो यहाँ पर भी ग्रेजुएट हो गया सर्टिफिकेट लेके। ना जी ना, आप यहाँ पर ग्रेजुएट नहीं हो, सिर्फ आप सर्टिफिकेट होल्डर हो। इस वैल्यू की जो कुछ भी होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको सही में वही एसएससी सीजीएल करना है ना, बोलते हैं ना, आपको एसएससी सीजीएल करना है, यूपीएससी में जाना है भाई, टीचर लगना है, तो आपको डिग्री तो करनी पड़ेगी। कहने का मतलब फाइनल ईयर तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये फाइनल ईयर हो गया यहाँ पर, इसके बाद भाई आप एक तरह से ग्रेजुएट होने वाले हैं, लेकिन ये कहते हैं कोई बात नहीं, आगे हम तुम्हें और एजुकेशन देंगे, रिसर्चर तुम अनुसंधान करो, कुछ भी चीजों के ऊपर अपनी खोज करो, अपना माइंड बढ़ाओ, अपना दिमाग बढ़ाओ, अपना लेवल बढ़ाओ। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा लेवल जो है बच्चे का यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का क्या है, काफी सारा लेवल जो है यहाँ पर बच्चे का बढ़ जाएगा इसके अंदर। अब बस यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं। आप 2 साल बाद भी पढ़ाई छोड़ दोगे तो भी आपके हाथ में कुछ है, आप 3 साल बाद भी छोड़ोगे तो भी आपके हाथ में कुछ है। कहने का मतलब आपने जितना भी पढ़ा है आपको उसका वर्थ मिलेगा। आपने यदि सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पॉइंट है, री एंट्री का पॉइंट है। मान लो भैया आप 2 साल करके चले गए, है ना, आपको कुछ बीमारी होगी, आपको कुछ भी हो गया, शादी होगी, घरवाली ने पढ़ने नहीं दिया 2-3 साल, और आप यहाँ 2 साल बाद चले गए। अब 2-3 साल बाद आप कहते हो यार मेरा ना जी कर रहा है मैं दोबारा पढ़ूंगा, पहले आपको ये परमिशन नहीं थी, दोबारा पढ़ते तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते, फाइनल ईयर में कोई एडमिशन नहीं देता आपको। यहां पर क्या है, री एंट्री का भी फॉर्मेट है। कहने का मतलब आपने भाई जो पढ़ा है ना, आपने जो पढ़ा है ना, आप री एंट्री कर सकते हो। आपने यहाँ पे एजुकेशन छोड़ी है तो सीधा आपको यही एडमिशन मिलेगा, आपको यहां से दोबारा नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से, पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, तो मीन्स आपको ये चीज क्या है ध्यान रखनी है, यहां पर ये पॉइंट आपके माइंड में पूरा पूरा सेट होना चाहिए कि व्हाट द मीन ऑफ दिस ग्रेजुएशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आई होप आपको बीए तक का फॉर्मेट समझ आ गया होगा। मतलब आदत है बीए बोलने की, लेकिन आगे ये बीए बीकॉम नहीं है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां तक में ये मेन पॉइंट थे कि आपको सारा याद रखना है। क्लियर। अब भैया हम ग्रेजुएट हो गए, अब हम कौन सा रुकने वाले हैं, हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, है ना, हमें चैन थोड़ी ना, हम क्या करेंगे भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहां पे हमें करना है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन।
अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप 1 ईयर वाली कर सकते हो, 2 ईयर वाली कर सकते हो, बात बराबर है, घुमा फिरा के यहाँ कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ यूं ही टाइम पास मुझे लग रहा है यहाँ पर ये स्टेज बना दी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कोई फर्क नहीं है। देखो ध्यान से, यदि आपने 3 साल वाली करी, यदि आपने 3 साल वाली करी तो आपको एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी एमए एमएससी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन ही बोलेंगे, तो आपको 2 साल वाली करनी पड़ेगी। यदि आपने भैया यहाँ 4 साल स्पेंड कर दिए तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के बात वो ही है कि सेम वही है, हम 3 साल ग्रेजुएशन में लगाते हैं और 2 साल हम पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ये सिनेरियो सेम वही बन रहा है, ठीक है, 3 साल आपने किया है तो आप 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आपने यहाँ पर 4 साल पढ़ाई कर ली है तो आप 1 साल में ही आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में थमा दी जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से बताओ पोस्ट ग्रेजुएशन तक का इशू सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताएं भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सीन सबको समझ आया? फिर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बातें करेंगे इसके बारे में, फिर एक रिवाइज करके प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ इसको एंड करेंगे। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करते थे भाई? एमफिल करते हो, पीएचडी करते हो, तो ध्यान से सुनिएगा, एमफिल खत्म, एमफिल खत्म होने जोगी थी एमफिल वैसे भी, है ना, एमफिल खत्म, आगे से एमफिल नहीं करवाया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एमफिल पे लग गया बड़े वाला कांटा, ठीक है। पीएचडी आपकी वैल्यूएबल होगी, आप पीएचडी करें वही आपकी 4 साल लगेंगे, ठीक है, तो पीएचडी आपकी वैल्यूएबल होगी, एमफिल का कोई मीन यहाँ पर नहीं है, एमफिल का कोई मायने नहीं है, ध्यान से रखिएगा, पीएचडी इज वैल्यूएबल, एमफिल को क्रॉस लगा दो। तो भैया यहां तक का जो एजुकेशन सिस्टम है, इन शॉर्ट यदि हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एजुकेशन सिस्टम, जो हम आज तक पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या फॉर्मेट पढ़ा है? 5 + 3 + 3 + 4। पहले 5 में 3 ईयर बच्चा प्लेवे में जाएगा, 2 साल पहली दूसरी क्लास में पढ़ेगा, 3 साल फिर वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाएगा, फिर वहां पर पहली बार एग्जाम फेस करेगा, मदर टंग में पढ़ेगा, मजे करेगा, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। पहले 3 साल कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। फिर 3 साल गया 6, 7, 8 में, वहां पर क्या है, वो अनदर लैंग्वेज को पढ़ेगा, इंडियन लैंग्वेज पढ़ेगा, और वहां पर वो एग्जाम भी फेस करेगा, टीचिंग भी करेगा, मतलब अच्छे से पढ़ेगा। फिर वो 9, 10, 11, 12 टीचिंग नहीं सॉरी लर्निंग करेगा। फिर 9, 10, 11, 12 में चला गया तो वहां पर उसको अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनने की आजादी है, फॉरेन लैंग्वेज वहां पर वो पढ़ेगा, स्ट्रीम होगा, और 6, 7, 8 में वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन आ गया, ग्रेजुएशन वही 3 या 4 साल वाली है, ठीक है, और इसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। यहां तक का सिनेरियो सबको कंप्लीट है तो फटाफट थम्स अप करो, आगे बताती हूँ। एमफिल खत्म हो गई है, पीएचडी 4 ईयर है, फटाफट थम्स अप करके बताओ भाई, आगे चलते हैं। फटाफट बताओ, समझ आ रहा है नहीं? यहाँ महानिकम्मे बालक हो तुम? आंसर प्लीज, यू गेटिंग मी और नॉट? आप लोग जो पढ़ चुके ना, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके, आपकी सेहत पे इस एजुकेशन पॉलिसी का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, आप टेंशन ना लो, आप सिर्फ अपने नेट की एग्जाम की तैयारी करो, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। हाँ, नेट के एग्जाम की तैयारी करो, और नेट का पेपर 1 का जो बैच है वो अचीवर अकेडमी ऐप पर चल रहा है, मोस्टली उस बैच को प्रिया मैम डील कर रहे हैं। प्रिया मैम का 4 टाइम नेट क्वालिफाई है इन ए रो कंटिन्यूसली, ठीक है, और साथ में मैं उसमें जो टीचिंग की कुछ पॉइंट्स है, साथ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली यूनिट करवाऊंगी, मैथ्स वाले सर मैथ्स करवा रहे हैं, रीजनिंग प्रीति मैम करवा रहे हैं, और काफी अच्छा पेपर 1 का बैच है। और पेपर 1 भाई सबके लिए कॉमन है, ये चीज मैं आपको बता दूं, जो पेपर 1 है, आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, पेपर 1 सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, तो पेपर 1 में आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो नेट पास होने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो अचीवर अकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट पेपर 1 का बैच, बहुत अच्छे से चीजें कंप्लीट करवाई जाएंगी उसमें, तो आप उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, नॉट कंपल्शन एट ऑल। आगे चलते हैं। अब ये तो था पूरा एक सिनेरियो एजुकेशन का, अब बात आते हैं इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें प्लस है, क्या पॉजिटिव है,
और क्या इसमें माइनस है। आपको पता है यार कोई भी चीज होती है दुनिया में तो कुछ लोग उसको बहुत अच्छा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं क्या है यार बकवास है ना। तो सीधी सी बात है, हाँ हाँ पीएचडी डॉक्टरेट आपको पता है नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है पीएचडी करके, नो डाउट विदाउट एनी डाउट। हाँ अब यदि बात करें यहाँ पर क्या पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है ये कहते हैं कि जो हमारी जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। यदि ऐसा हो गया ना तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा भयंकर वाला। ठीक है, अब तक 2.5 और 3% ही हमारी जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर यूज होता है, और यदि 6%, बहुत पहले एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया था 6%, ठीक है, लेकिन आज तक इम्प्लीकेशन नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं भाई इसमें हम शिक्षा के ऊपर 6% खर्च करेंगे। बहुत पैसा कमा रहा है हमारा देश, बहुत टैक्सीज ले रहा हम जैसे बेचारे आम लोगों से, इतना हम पढ़ाते हैं, इतनी फीस नहीं लेते, आधा सरकार ले लेती है टैक्स में। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि सरकार के पास इतना पैसा है, 6% भी एजुकेशन पे यूज हुआ ना तो एजुकेशन का वारे न्यारे हो जाएंगे, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होगा। तो 6% यहाँ पर क्या है भाई, एजुकेशन सिस्टम में खर्च किया जाएगा। ठीक है, 6%। अब देखते हैं होगा या नहीं, सिफारिश के अंदर लिखा है, हम तो सिफारिश पढ़ रहे हैं, इम्प्लीकेशन होगी। अब 2025 में हरियाणा बिल्कुल ठोक ठोक के कह रहा है भाई 2023-2024 तक तो मैं इसको 100% लागू करके छोड़ दूंगा, लेकिन आपको पता जो कहा जाता है उससे डिले होता है। तो मैं कह रही हूँ 2025 तक तो 100% आ जाएगी। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है, मार्क्स का सिस्टम। ये बड़ा मजेदार है, ये बच्चे को एक बहुत काबिल बनाएगा, मार्क्स वाला सिस्टम। मार्क्स का मतलब क्या है, नंबर कैसे कैसे दिए जाएंगे बच्चों को। नंबर ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ जो पेपर करे हैं उनके नंबर मिलेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर आपको एग्जाम के नंबर मिलेंगे, आपने जो एग्जाम्स दिए हैं आपको भैया उनके नंबर मिलेंगे, आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा बिहेवियर है उनके नंबर मिलेंगे, आपका टीचर आपके लिए क्या सोचता है उनके नंबर मिलेंगे, और आप खुद के लिए क्या सोचते हो, आपका सेल्फ असेसमेंट भी कहीं ना कहीं आपका सेल्फ असेसमेंट भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, आप कहोगे मैडम इससे क्या फायदा है, बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल अच्छे वाला फायदा है। ध्यान से देखो, एग्जाम्स, एग्जाम आपने दे दिए, जो नंबर आने थे आगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आपके मित्र हैं, आप किसी के साथ लड़के नहीं रहोगे। अब आप कहने का मतलब आपका कैरेक्टर बिल्ट हो रहा है, आपको ये पता है भाई जब फाइनल एग्जाम होंगे ना तो मेरा दोस्त जो बोलेगा मेरे को वो नंबर भी मिलेंगे। अब दोस्त के साथ तुमने की लड़ाई तो तुम्हारे नंबर गए, सीधी बात है। तो ना तुम दोस्त के साथ लड़ोगे ना दोस्त आपके साथ लड़ेगा, बड़े प्यार से रहेंगे क्योंकि भाई एक दूसरे के नंबर जो लगवाने हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी और कैरेक्टर भी बिल्ड होगा बच्चों का। फिर टीचर से भी अच्छा बन के रहोगे, तानाशाही नहीं दिखाओगे अपनी, मैं क्यों करके आया, मैं तो नहीं पढ़ता, है ना। अब टीचर से भी प्यार से रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि टीचर आपको ध्यान हो हम स्कूल में पढ़ाती थी एक बार मैं, मतलब मैंने पढ़ाया है शादी से पहले इन आरईडी स्कूल छुच्छकवास, बहुत फेमस है। तो क्या सीन होता था, हमारे हाथ में मेरे पास 10th और 12th क्लास होती थी बोर्ड की, तो आपको पता 10 नंबर होते थे असेसमेंट के, मतलब प्रैक्टिकल के 10-20 नंबर। तो क्लास में कोई बच्चा बदतमीजी करता, हम छूटते क्या कहते हैं, बेटा कर ले बदतमीजी, तेरे 20 नंबर मेरे हाथ में है, तेरे 10 नंबर मेरे हाथ में है। तो कहने का मतलब बच्चा सोचेगा यार 20-10 नंबर मेरे फ्री के जाएंगे, मैडम के साथ बदतमीजी करूंगा तो कोई बात नहीं, अच्छे बन के रह लेते हैं। तो कहने का मतलब भैया टीचर के साथ भी आपको अच्छा रोल प्ले करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीचर के साथ भी अच्छा रहेंगे। फिर सेल्फ, सेल्फ का मतलब क्या है, सेल्फ खुद भी आप अपने आप को असेसमेंट दोगे, कितनी अच्छी बात है ना। लोग हमें जज करते हैं यार, हम खुद को भी तो जज करेंगे कभी, या लोग ही हमें जज करते रहेंगे। मैं कैसी हूं, मुझे मैं कितनी पसंद हूं या नहीं पसंद, ये चीज मैटर करती है। मैं तो अपने आप को देती हूँ डैश डैश डैश, तुम स्कोर कर देना 100 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कमेंट सेक्शन में अब मैं क्या खुद को स्कोर करूं, कमेंट सेक्शन में 10 आउट ऑफ स्कोर कर देना वीडियो को, और मुझे 10 आउट ऑफ 10 अब कोई बच्चा जलता भुनता बिल्कुल 0 मत कर देना भाई, इतनी बेइज्जती मत करना, बाकी जो जी में आए वो कर देना है। चलो, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अबाउट द क्लास 10 आउट ऑफ एंड अबाउट मी। क्लियर, तो ये था असेसमेंट सिस्टम, तो ये अच्छा ही है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रहेगा हर चीज। तो क्लियर, इसके अलावा पॉजिटिव पॉइंट क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगे। ऐसा कह रहे हैं कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत में आएंगी, पैसा लगाएंगी। पहले भी कहा गया था भारत की यूनिवर्सिटी भारत में आए, मतलब पहले आए, लेकिन
यहाँ पर आपको कोई कमेंट नहीं करना है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, यहाँ पर कोई कमेंट मत करो, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आई, मान लो, तो भाई बाहर की यूनिवर्सिटी आएगी, बहुत अच्छा एजुकेशन देगी, बहुत अच्छा स्तर लाएगी यूनिवर्सिटी, तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया वालों में भी तो कंपटीशन बनेगा ना, इंडिया वालों में भी तो क्या बनेगा भाई, कंपटीशन बनेगा ना, कि हाँ भाई बाहर की यूनिवर्सिटी आ गई, बच्चे उसमें जा रहे हैं, हम भी पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब इंडिया वाले भी क्या करेंगे भाई, इंडिया वाले भी कंपटीशन करेंगे, तो मीन्स फॉरेन यूनिवर्सिटी बाहर से आएंगी, तो ये भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। देखते हैं बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, क्या चेंज लाएंगी क्या नहीं। और कहते हैं डिपार्टमेंट्स बनेंगे, डिपार्टमेंट समझ रहे हो, मतलब अलग अलग एजुकेशन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लो आपको बच्चों को पढ़ाना है, अलग डिपार्टमेंट बनेगा, बच्चों की बुक्स देखो, मतलब सोच के देखो यार कितनी अच्छी बातें लग रही है, मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी की, सच में लागू हो गया तो मजा आएगा, है ना। एक एक बात जो कह रहे हैं, जो सिफारिशों में कह रही हैं। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनेंगे। मान लो आपको बुक छापनी है तो अलग डिपार्टमेंट छापेगा, आप पेपर चेक करना अलग डिपार्टमेंट करेगा, बच्चों के ऊपर कुछ रूल लागू करना है तो अलग डिपार्टमेंट करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग चीजें करेंगे। तो ये भी यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव पॉइंट है, कहीं ना कहीं शिक्षा का पॉजिटिव पॉइंट है। और टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि टीचर्स भाई अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, तो टीचर ट्रेनिंग का भी रोल यहाँ पर रखा गया है, भाई टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी कुछ पॉजिटिव, लेकिन आपको पता है भाई दुनिया में हर चीज पॉजिटिव नहीं होती मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ खामियां तो जरूर होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं भाई, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खामियां कह दो, या आप ये कह दो भाई क्या क्या चैलेंजेस हैं इस शिक्षा में, ठीक है ना। इस शिक्षा के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। तो सबसे पहली खामी इस शिक्षा के अंदर ये कह रहे हैं इंग्लिश को इग्नोर किया जा रहा है। हमने इतनी पढ़ा है स्ट्रक्चर, आपने कहीं पढ़ा इंग्लिश पे बहुत ध्यान है, 9th-10th में भी चॉइस दे दी, कंपलसरी नहीं रही, पहले भी मदर टंग बोल दिया, फिर इंडियन लैंग्वेज बोल दिया, फिर फॉरेन लैंग्वेज बोल दिया। वैसे तो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज में ही आती है, बट कहीं ना कहीं कहते हैं इंग्लिश पे वो फोकस नहीं किया गया, फाउंडेशन स्टेज में ही इंग्लिश को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप खुद बताओ इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज। अब आप इंडिया के हो, आपको इंग्लिश आती है, आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको मजे से नौकरी वोकरी मिल जाएगी, क्योंकि इंग्लिश बोलने से एफिशिएंसी आती है, आपको पता है नॉलेज बढ़ती है। और अब ये नहीं है कि हिंदी बोलने वाले अच्छे नहीं होते, हिंदी इज आवर मदर टंग, बट यू ऑल नो वेल इंग्लिश इज द वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज, सो नाउ द टाइम ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। बस इस एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी इंग्लिश को कंपल्शन नहीं बनाया है शिक्षा के अंदर, तो इसका माइनस पॉइंट कहा गया है कि भाई इसमें इंग्लिश पे फोकस कम है लेकिन कम है। अब फॉरेन, हमारे लिए तो फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश है ना, तो हम फॉरेन लैंग्वेज में इंग्लिश भी तो हो गया हमारे लिए। लेकिन क्या कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि फाउंडेशन स्टेज से ही इंग्लिश पे काम करने चाहिए, ठीक है, हाँ, फाउंडेशन स्टेज पे ही इंग्लिश पे काम आपको करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरा माइनस पॉइंट क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा माइनस पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा देनी है, ये कह रहे हैं कि सबको शिक्षा देनी है, बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा देनी है। जस महाकाल कह रहे हैं अगर कोई बच्चा बदतमीजी करे, पढ़ाई ना करे तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। ये वीडियो मैं बनाऊंगी स्पेशल, ये वीडियो है अबाउट द इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है। जब आप किसी जॉब के इंटरव्यू पर जाते हो, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था, एंड व्हेन आई हैव फेस द केवीएस इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था कि मैम मतलब भाई अब मैं इतनी हेल्दी हो गई, इतनी मोटी हो गई, पहले पतली स्मार्ट होती थी जब केवीएस का इंटरव्यू दिया 2014 में, तो मेरे से सेम यही क्वेश्चन पूछा था जो आपने पूछा कि बच्चे जो होंगे वो तो आपकी एज आपके बराबर दिखेंगे, तो आप कैसे हैंडल करोगे उनको। तो यू नो देयर इज अ बिग डिफरेंस, दे आर स्टूडेंट एंड आई एम द टीचर, तो बहुत डिफरेंसेस हैं। तो ये जो पॉइंट्स आप पूछ रहे हो ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं और टीचर टीचर होता है। वी कैन हैंडल इजीली, बट ये वीडियो मैं अलग से बताऊंगी अबाउट द इंटरव्यू स्किल्स, उसमें बताऊंगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं केवी में। अब देखिए जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें कह रहे हैं भाई 2 करोड़ लोगों को शिक्षा देनी है, 2 करोड़ बच्चों को। क्या आपको लगता है हमारे स्कूल्स, हमारे देश में इतने स्कूल्स हैं, है ना, तो इसका मतलब बहुत स्कूल्स खोले जाने हैं। और कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1-2 साल के अंदर लागू हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है 1-2 साल में इतने स्कूल्स खोल देंगे?
अब भैया स्कूल खोल देंगे तो टीचर भी अपॉइंट करेंगे, हमारे बच्चे कब से वेट कर रहे हैं, परमानेंट वैकेंसीज आ भी नहीं रही हैं, तो क्वालिटी टीचर भी तो चाहिए भाई। अब क्वालिटी टीचर तुम कॉन्ट्रैक्ट पे थोड़ी ना भरोगे, परमानेंट जॉब भी दोगे। अब एक बंदा है, उसको अच्छी खासी सैलरी दिख रही है, इंसेंटिव दिख रही है, मन लगा के काम करेगा, थोड़े पैसे दिख रहे हैं, कम मन लगा के काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या आपको लगता है, मतलब जितनी बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, तो क्या ये क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, क्या क्वालिटी टीचर्स मिल पाएंगे? जब टीचर को ही कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे तो कहां से वो क्वालिटी एजुकेशन आएगी ना। तो सबसे पहला चैलेंज है स्कूल्स खोलना, दूसरा चैलेंज है टीचर्स फिल करना, है ना। फिर तो शिक्षा आगे बढ़ेगी, और कहाँ हो रहा है ये, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। फिर एग्जाम स्ट्रक्चर्स को भी बदलने की जरूरत है, ठीक है। एग्जाम स्ट्रक्चर, ये तो मजाक की बात थी, तुम्हें मजाक करवाने के लिए बोल दी मैंने ताकि बोर ना हो, ठीक है। हाँ, कोई कैटरीना कैफ नहीं थी, मैं ऐसी ही थी। अब देखो एग्जाम स्ट्रक्चर, अब एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जाम स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है भाई। आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए मस्त वाला, बढ़िया वाला, फॉर्मेटिव तरीके से होना चाहिए एग्जाम। आपको पता हमेशा कि बच्ची गलतियां पता चले, बट हमारा जो एग्जाम सिस्टम है वो इतना बढ़िया नहीं है। वहां बच्चों को रट्टा फाइट करके चीजें पढ़वा के और नंबरों के आधार पर ही जजमेंट होता है, जबकि नंबर किसी बच्चे को निर्धारित नहीं करते। कल सभी आपके बच्चों का भी रिजल्ट आने वाला होगा, तो अपने बच्चों को कभी नंबर के बिहाफ पे कंपेयर ना करें। हर बच्चा इंडिविजुअल होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। नंबर कभी आपके बच्चे का जजमेंट नहीं होता। आपके बच्चे का, मेरा बेटा सामने वीडियो देख रहा है, खुश हो रहा है, हाय तो कम नंबर पिटेगा, बिल्कुल नहीं पिटेगा, क्योंकि नंबर किसी बच्चे को निर्धारित नहीं करते उसकी योग्यता को। ये तो हम पेरेंट्स का एक वहम होता है, ठीक है, हमें अच्छा लगता है हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, बट सिर्फ नंबर नहीं होते, बहुत चीज होती है बच्चे को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों का कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लगाएगा? क्या मतलब आपको पता बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है तो क्या लैंग्वेज लेबोरेटरीज लगवाएंगे? मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो, मतलब बहुत सारे चेंजेस हैं जो मुश्किल हैं। सबसे बड़ी खामी है इसका, सबसे बड़ी कमी, क्वेश्चन आ चुका है आपका एनवीएस के एग्जाम में, इस एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स केंद्रीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीयकरण, हिंदी में बोलेंगे इसको केंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। अब भैया ये केंद्रीयकरण क्या है? आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि भारत एक संघात्मक देश है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना कि भारत एक संघात्मक देश है। संघात्मक का मतलब है जो पावर्स हैं वो आपकी सेंटर के पास भी हैं और वो आपकी स्टेट के पास भी हैं, ठीक है। वो आपकी स्टेट के पास भी हैं और वो आपकी सेंटर के पास भी पावर है, ठीक है। मतलब पूरी इंडिया के पास भी पावर है, आपकी जो पूरी आपकी पार्लियामेंट है, साथ में हर एक स्टेट के अलग अलग लोगों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, ठीक है। बट यूं कह रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होएगा, मतलब सेंट्रलाइजेशन होएगा, डी नहीं सॉरी, सेंट्रलाइजेशन होगा, केंद्रीयकरण होगा। कहने का मतलब पूरी एजुकेशन को केंद्र ही निर्धारित करेगा। अब भैया मान लो दिल्ली वालों ने कुछ निर्धारित कर दिया, मेरे हरियाणा वालों को वो बात पसंद नहीं आई, तो कैसे रास आएगी ये चीज? तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। शक्तियां संघ मतलब राज्य और केंद्र, तभी तो देखो आपको पता है, हमने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए, है ना। तो शिक्षा को फिर समवर्ती सूची में लागू कर दिया गया। समवर्ती सूची कौन सी? जिसपे दोनों कानून बनाते हैं, तो शिक्षा समवर्ती सूची में आई ना। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है, आप समझ गए होंगे कि ये इसका बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है कि एक जगह से सब कुछ लीड नहीं होना चाहिए। हर राज्य के पास अपनी पावर होना चाहिए कि मैं अपने स्टेट के साथ क्या इंप्लीकेशंस करना चाहता हूं, मैं क्यों मानूं जो सेंटर करना चाहता है ना। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी है। और इतने फंड मिलना, इतना फॉर्मेटिव असेसमेंट, एग्जाम स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, टीचर्स, सब कुछ बहुत मुश्किल सा लग रहा है। जितना ये एक गोल्डन इंडिया एजुकेशन का सपना दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सपना पूरा हो और ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो ये इसकी खामियां थी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये किस पॉलिसी को रिप्लेस करके आएगी, मतलब कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। तो आपको पता है भाई सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। कब आई थी भाई? 1968 में आई थी सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी। इसके बाद एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, इसको उल्टा कर दो, बस इसको उल्टा कर दो, 1986, ठीक है।
इसको उल्टा कर दो 1986, इसी एजुकेशन पॉलिसी को क्या कर दो भाई, उल्टा कर दो। फिर इसके अंदर कुछ सुधार किए गए, इसके अंदर कुछ सुधार किए गए 1992 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में। फिर एजुकेशन पॉलिसी आती है, इसका बिल्कुल उल्टा कर दो बस, 68 का उल्टा कर दिया 86। फिर एजुकेशन पॉलिसी आई 86 में, और इसी के अंदर कुछ संशोधन किए गए, कुछ सुधार किए गए 1992 में, ठीक है। 1992 में कुछ सुधार किए गए, कुछ भी चेंज मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर किया गया। अब आपको पता है ये कोई पॉलिसी नहीं थी फेमस, इसका तो ये संशोधित मॉडिफाई रूप था। तो 1986 एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन 2020 किसको रिप्लेस करके आ रही है भाई, 1986, ठीक है। 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस करके आ रही है ये। जो एनसीएफ है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो एजुकेशन कैसे पढ़ानी चाहिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये पूरी बड़ी पॉलिसीज हैं जो पूरे शिक्षा के ढांचे को ही चेंज करेंगे यार। मतलब जैसे शिक्षा का सबसे पहले ढांचा 1986 में चेंज हुआ था, 10+2+3 वाली जो एजुकेशन आई थी, तो ये तो पूरा शिक्षा का सिनेरियो ही चेंज कर रही है ना, तो बहुत बड़े लेवल पे पॉलिसी है ये, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन है भाई, कस्तूरी रंजन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, कस्तूरी रंजन, ध्यान रखेंगे। MHRD होता था पहले, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, MHRD, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगा, MHRD नहीं कहलाएगा, वो अपने अलग मामले देखेगा, एजुकेशन का मामला सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री देखेगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ करके इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका ढांचा है, कौन सी स्टेज में क्या कहा गया है, इसी तरीके से जो है इसके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था एक कंप्लीट लेक्चर अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड आई होप कि इस लेक्चर के बाद इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा। सपोज इसमें कुछ एडिटिंग होती है, कुछ नया पॉइंट होता है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू इन्फॉर्म यू, टू अपडेट यू गाइज। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और कोई कंपल्शन नहीं है, जिसको वीडियो अच्छी लगी वही लाइक करना, जबरदस्ती कोई लाइक मत करना। और एटलीस्ट ये वीडियो हमारे कृष्ण यादव, आप गलत लिख रहे हैं, 5+3+4 है, इस 5+3+3+4 वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से बहुत डिटेल से समझाया ये पॉइंट, ठीक है। और इस वीडियो को एटलीस्ट शेयर जरूर करना, एक दिन के लिए अपने स्टेटस पे अपडेट करना, क्योंकि ये वीडियो हर एक टीचर के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक एजुकेटेड बंदे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए यार आपकी शिक्षा में हो क्या रहा है, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आपको पता है यूजीसी नेट पेपर 1 में जो गिवन होते हैं यूनिट्स, उनके अलावा ये कॉमन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे। यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट बैच हमारे ऐप अचीवर एकेडमी ऐप पर अवेल है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, बाकी सारे बैचेस तो हैं ही हैं, आपको पता है। इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास, होप सो यू लाइक द सेशन, and if you like then don't forget to like, don't forget to thumbs up, and don't forget to comment below because I always love to read your comments. Bye bye, take care, thank you so much, मिलते हैं कल एक नई क्लास में, थैंक यू। थैंक यू राहुल। चलो भाई, अब इसके बाद भी किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ में ये जो मेजर पॉइंट्स है इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। अचीवर एकेडमी निशा शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मैं कंप्लीट पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। ओके, गुड नाइट। ओके स्टूडेंट टीचर बिहेवियर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिर्फ ये एक क्वेश्चन नहीं होता बेटा, बहुत क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास आज नहीं लगी, कल कंफर्म होगी। अपनी पोस्ट मॉडर्न एज तक हो चुका ना, तो हम करने वाले हैं अमेरिकन राइटिंग, ठीक है। कल 5:30 एक्चुअली आज है ना, सारी क्लासेस मेरे घर से थी इसलिए टाइम नहीं मिला, कल करवाती हूँ। केवीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए बैच है, बिल्कुल है रेनू देवी, केवीएस टीजीटी पीआरटी के लिए बैच है।
100% you will get the batch. Hello sir, hello Karan sir, nice to see you in my live session. Thank you so much for joining my session. Thanks a lot. हाँ महिमा, आई विल वेट फॉर यू बेटा, जरूर आना मिलने. श्योर, आई एम वेटिंग फॉर यू.